ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको शाम रमज़ान में ख़वातीन हज़रात, अब हमारा राउंड 2 का आगाज़ हुआ चाहता है। तो आप लोग कुर्सी की पुश सीधी कर लें और पेटी कस लें, क्योंकि अभी अगले 1 घंटे तक हमने आपके सामने बहुत सारी खबरें रखनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मईशत के मैदान से खबर रखनी है। दूसरी जानिब जनाब हरारे में मामला ये है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच जारी है। जिम्बाब्वे ने क्या बॉलिंग कराई है, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन चौक हो गई। आखिरी ओवर ना होता तो पता नहीं क्या होता। फिलहाल जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन चौक हुई है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। एफबीआर के साबिक सरबराह शब्बर जैदी का कहना है कि मुआशी टीम की तब्दीली से मसाइल हल नहीं होंगे। वजीर आजम को बड़ा क्रैकडाउन करना होगा। सड़क पर आने वाले गिरोहों के सामने हुकूमती रिट कमजोर है। रिट सिर्फ कानून पे चलने वालों के लिए है। पेट्रोलियम बहरान पर कायम इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जखीरा अंदोजी में मुलविस करार। ओगरा गैर कानूनी पेट्रोल पंप रोकने में नाकाम रहा। कमीशन ने ओगरा में चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती पर भी सवालात उठा दिए। पहाड़ सर करना कोई आसान काम नहीं और छोटी सी उम्र में पहाड़ सर करने के लिए चट्टान जैसे इरादे की जरूरत है। पेशावर की 16 बरस की खदीजा मुबीन है आज शाम रमजान की मेहमान। और अजीम फलसफी, सियासतदान, शायर, मुहक्किक और बर्रे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की रूह फूंकने वाले हकीम उल उम्मत, तर्जुमान हकीकत, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की आज बरसी मनाई जा रही है। तो जनाब ये तो थी टॉप स्टोरीज जो कि आपने जानी। सबसे पहले जनाब बात करते हैं शब्बर जैदी साहब के हवाले से। शब्बर जैदी साहब जनाब उनको इस फाइनेंशियल टीम में शामिल किया गया था। जब वज़ीर आज़म इमरान खान आए तो सब लोगों ने बड़ी खुशी का इज़हार किया था क्योंकि शब्बर जैदी साहब एक माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेपुटेशन रखते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से एक बड़ा विजन रखते हैं और जो अपने हम उनको अदबी सकाफ़ती महफिलों में भी अगर कभी सुनते थे तो उनकी बात सुनते हुए ना ऐसे कान खड़े हो जाते थे कि यार ये कोई बंदा कोई ऐसी बात कर देगा जो बात हमने पहले कभी नहीं सुनी होती थी, और ऐसा होता था। शब्बर जैदी साहब भी इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सके। वो आए, इस सिस्टम का हिस्सा रहे और अब उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ बात करनी शुरू कर दी। बार बार कहते हैं कि मुआशी टीम तब्दील करने से हालात तब्दील नहीं होंगे, मुआशी टीम की शफलिंग से हालात तब्दील नहीं होंगे, आपको टैक्स कल्चर बदलना पड़ेगा। ये क्या मामला है, ये क्या बात है, उसमें शब्बर जैदी साहब का क्या मौक़िफ़ है? मेरे ख्याल में इस हवाले से हम मजीद कुछ बात नहीं करते, सीधा चलते हैं जनाब श्री साहब की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शब्बर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शब्बर भाई ये बताइएगा कि ये मईशत के जो बुनियादी मसाइल हैं इस हवाले से आप कई दफ़ा बात करते रहे, आप खुद भी इस फाइनेंशियल टीम का हिस्सा रहे, गो कि आप कामयाब नहीं हो सके लेकिन आपने बहरहाल अपनी कोशिश ज़रूर की है। ये बताइएगा कि जो अब वज़ीर आज़म शफलिंग करते हैं, फील्डिंग चेंज करते हैं अपनी फाइनेंशियल टीम की, इसमें आपको क्यों ये लगता है कि हम IMF के दिए गए टारगेट्स कंप्लाई नहीं कर सकेंगे, कोई इकोनॉमिक चेंज नहीं ला सकेंगे? देखिए बात ये कि माशी टीम के बदलने से बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे। सही। हमारा मसला ये है कि हम 1947 के बाद से लेकर आज 2021 तक हम सब 1 डे मैच खेल रहे हैं जबकि हमें 5 डे मैच खेलना है। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तानी मईशत की बुनियादी मसाइल ये हैं कि हमने 1947 से लेकर 2021 तक कोई सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं की है ह्यूमन रिसोर्सेज में। हमने 76 के बाद से कोई बड़ा डैम नहीं बनाया है, हमने कोई वाटर रिसोर्सेज नहीं बनाया है, हमने एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की है, हमने एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल की बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं लगाई हैं। तो और इसके साथ हमने पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं किया है। तो ये वो बुनियादी फैक्टर हैं जो किसी मुल्क की मईशत को चलाते हैं। जब आप इन चीज़ों को इग्नोर कर और ये छोटी मोटी ट्रिक्स कर और GDP और NDP और BBP और ये करके आप इकोनॉमी चलाने की कोशिश करेंगे तो यही माशरों का हाल होगा। ये टीमें जो चेंज कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत काम है, कोई इसका रिजल्ट नहीं आने वाला। मैंने इमरान खान साहब को पहले भी मशवरा दिया था, मैं आज भी मशवरा दे रहा हूँ कि आपको सीरियस बहुत बड़ा क्रैक डाउन करना पड़ेगा माशी। किस पे क्रैक डाउन करें शब्बर भाई? आपने भी टैक्स लगाने की कोशिश की,
आप नाकाम हुए, ताजरों के सामने हुकूमत घुटने टेक देती है, क्योंकि जो लोग उन ताजरों से वोट लेके आते हैं सबसे पहले तो वो अपने वजीर आजम के पास जाते हैं कि आप उन लोगों पे क्रैक डाउन कर रहे हैं जिन्होंने हमें फंड किया, हमारी कैंपेन में हमारा साथ दिया, पार्टी को फंड दिया और उसके बाद उन्होंने हमारा इलेक्शन कामयाब किया। लेकिन जब उन पे क्रैकडाउन की बात आएगी तो हुकूमत कैसे कर पाएगी, आपको क्या लगता है? ताजिरों के सामने नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की रेट हर उस ग्रुप के सामने कमजोर है जो उनको जो सड़क पर आकर स्टेट की रेट को चैलेंज करता है। अच्छा, पाकिस्तान की रेट सिर्फ उन लोगों के सामने मजबूत है जो कानून के दायरे में काम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई किसी मुजाहरे की शक्ल में हो या किसी दुकान में शटर पावर के सिलसिले में हो। पाकिस्तान की रियासत इस वक्त अंदरूनी तौर पे निहायत कमजोर है। बिल्कुल सही। तो अब आपको क्या लगता है सर कि जो जैसे बात करते हैं जनाब कि इस मसले के हल के लिए फील्डिंग अगर चेंज नहीं की जा सकती, अगर हम कैबिनेट में चेंज लाएं तो भी मसले का हल नहीं है, माफिया हम क्रैकडाउन कर नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, फिर क्या कैसे बात बन सकती है आगे? जो स्टेट की रिट है वो कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब मैं CNIC कार्ड लेकर आया था तो ताजिरों ने कहा कि हम दुकानें बंद करेंगे, जबकि अच्छा। उस CNIC कार्ड का कोई ताल्लुक ताजिरों के साथ नहीं था। तो उन्होंने, इसका मतलब है कि वो एक माफिया है, वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं और वो इकोनॉमिक सिस्टम को शट डाउन करते हैं। अब स्टेट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो स्टेट इसके लिए तैयार है या नहीं तैयार है। मेरी कैलकुलेशन ये है कि स्टेट तैयार नहीं है, स्टेट के अंदर इतनी ताकत नहीं है। अगर वो ताकत नहीं हुई, पैदा की गई। शब्बर भाई, वैसे आप ना टीवी पे आके थोड़ा सा जरा आप एहतियात करते हैं बात करते हुए, लेकिन सीधी सीधी बात करिए, आप स्टेट हुकूमत, ये आप बात करें जिस वक्त हुकूमत है इमरान खान साहब, तो वो तो कहते हैं कि जनाब जैसे चीनी का बहरान आया, उन्होंने उस दिन बातचीत करते हुए कहा सरगोदा में कि जी मैं क्या करता, इन लोगों ने आपस में कार्टेल बना लिया था, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। तो अब इन कार्टेल्स में हाथ डालना बहरहाल हुकूमत का ही काम है। तो अगर हुकूमत भी ये काम नहीं कर सकती, खान साहब भी काम नहीं कर सकते, तो फिर कौन कर सकता है क्या? और दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या इन कार्टेल्स पे अगर क्रैकडाउन होता है तो क्या पार्टी के अंदर से आपने कोई देखी है कोई रेजिस्टेंस आई हो? नहीं, इमरान खान के ऊपर ना पार्टी के अंदर कोई दबाव मौजूद है, ना कोई कार्टेल के मसले। उनके अंदर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी माशरे को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया गया है इन सब चीज़ों ने कि वो आप जिसे कहते हैं ना कि किस कोने से शुरू करें, वहां से वो कोना नहीं उनके हाथ में आ रहा है और उसको करते करते वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान के पास, स्टेट के पास भी और राहर के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। उन्हें जो भी करना है वो जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मामलात हैं वो सबके हाथ से निकल जाएंगे और हम एक अनार्की ले जाएंगे। शौकत तरीन साहब के साथ आपकी माशाल्लाह बड़ी पुरानी दोस्ती है, आप बहुत अरसे से जानते हैं उनको। आपको क्या लगता है, शौकत तरीन साहब वैसे तो बड़े क्रिटिकल रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के हवाले से, मौजूदा गवर्नमेंट की बातचीत के हवाले से, ही हैज़ बीन रियली वोकल अबाउट इट, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या, जैसे आपने कहा ना उनको वो सिरा नहीं मिल रहा खान साहब को कि कहाँ से शुरू करें, तो क्या शौकत तरीन साहब को उस सिरे का पता है जहाँ से उन्होंने पकड़ के मईशत को ठीक करना है? पाकिस्तान की कश्ती पार लगाने के लिए पाकिस्तान के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको उर्दू में इमरानी माहिदा कहते हैं, उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये असेंबलियां और ये सिस्टम बुरी तरह नाकाम हो चुका है क्योंकि 500 बंदे हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में, उनमें से एक भी आदमी नहीं है वजीर ख़जाना बन सके। इसका मतलब है कि असेंबलियों का अब कोई रोल नहीं है इस माशरे में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे शब्बर जैदी साहब जो कि बात कर रहे थे मौजूदा हुकूमत की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के हवाले से। क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अब सिर्फ 2.5 साल रह गए हैं। आमतौर पे हमने पाकिस्तान के निज़ाम में देखा है कि पहले 2.5 साल में हुकूमतें हार्डकोर एक्शंस ले लेती हैं और फिर अगले 2.5 साल तक जब उनके समरात आने लगती हैं तो हुकूमतें उस बुनियाद पे इलेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस शो करती हैं। लेकिन यहाँ 2.5 साल गुजर गए हैं, हार्डकोर एक्शंस नहीं हो पाए, तो क्या आने वाले इलेक्शन में हुकूमती जमात के पास कुछ होगा शो करने के लिए या महज दावे?
खैर, अब फाइनेंस के वाले से बात हो गई। आई नो फाइनेंस थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है और थोड़ी सी बात करते हुए हम जरा संजीदा भी हो जाते हैं, मुंह भी पक्का कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा संजीदा लगें। लेकिन खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, हम अब आपको थोड़ा तड़पाते हैं, थोड़ा तरसाते हैं आपको। पूछें कैसे? वो ऐसा है कि आप रमज़ान में किसी बंदे को कहें नहीं यार कि मैं आज जो है ना, मैंने सुबह सहरी में शरबत पिया है यार संदल का, और उसके अंदर जो है ना वो तुख्म बालिंगा, जिसको तुख्म मलंगा कहते हैं, वो तुख्म मलंगा ऐसे छपड़ छपड़ तैर रहा था, जैसे बिल्कुल टाइटैनिक माहौल बनाया हुआ था उन्होंने आपस में, और मैंने उसको यूँ शुड़ुप 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 करके पी लिया। तो अगला बंदा कहेगा बस भाई मुझे माफ़ कर दे। यही काम हम आपके साथ करने लगे हैं, क्योंकि जनाब हम आपको एक ऐसा शरबत दिखाने जा रहे हैं जो कि पिया नहीं जाता, खाया जाता है। शरबत गोंद कतीरा, जो कि मौजूद होता है जनाब पेशावर में, वैसे और भी बहुत सारी जगहों पे होता है, लेकिन इस हवाले से हमें उस्मान रिपोर्ट करें। ओवर टू यू उस्मान। मैदे की गर्मी हो या सीने की जलन, पेशावर के शहरियों ने ढूंढ लिया है इसका हल। रमजानुल मुबारक में शहरी रात के वक्त गोंद कतीरे का शरबत पीने के लिए नमक बंडी पहुंच जाते हैं, जिसकी ठंडी तासीर दिन भर की गर्मी के असरात व प्यास की शिद्दत को ख़त्म कर देती है। सारा दिन लोग रोज़े से होते हैं, तो शाम के वक्त ये पीने के लिए काफ़ी अच्छा महसूस होता है। गोंद कतीरे का शरबत है, इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट डाला जाता है, तो ये है कि एक रिफ्रेशमेंट है, काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब बंदा एंजॉय करता है इसको पीकर, तो अंदर एक ताजगी का एहसास होता है उसमें करके। इस वजह से करके ये हम लोग घर लेकर जा रहे हैं। शाम इधर आते हैं और ये कतीरा का शरबत हम पीते हैं, वो बहुत ठंडा है, हमको सुकून इससे मिलता है। 15 मुख्तलिफ अज्जा से तैयार किया जाने वाला ये शरबत पिया कम और खाया ज्यादा जाता है। गोंद कतीरे के शरबत में खुश्क मेवाजात के साथ अस्पिगोल, संदल और गुलकंद भी डाला जाता है। इसमें हम तकरीबन 16-17 आइटम डालते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, काजू होता है, बादाम होता है, गुलकंद होता है, चारमगज, तिल, गोंद कतीरा, संदल का शरबत होता है, स्पिगोल होता है, मलंगा होता है, पाइनएप्पल होता है, खुरमानी होती है, खजूर रहती है। ऐसे ये सारी चीज़ों से मिलकर हम बनाते हैं गोंद कतीरे का कीमी शाही शरबत। कुदरती अज्जा से तैयार होने वाला गोंद कतीरे का शरबत सेहत बख्श होने के साथ खुश्क जायका भी है, इसलिए शहरी गर्म मौसम में इसका कसरत से इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम शाम रमज़ान के लिए कैमरामैन शकील अहमद के साथ उस्मान अली, एयरवाई न्यूज़, पेशावर। और अब बात करते हैं जनाब, हमने आपको ठंडा कर दिया, अब आपको हम बात करते हैं जनाब कामरान की। कामरान कौन? मामू का बेटा कामरान? कतई नहीं, नॉट मामू का बेटा कामरान। हम बात कर रहे हैं जनाब एक ऐसे कामरान की जिसकी हमें तलाश थी, ढूंढा जा रहा था जनाब कि क्या मामला है। मामला यह है जनाब कि सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता दिनों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी और उस गैर इंसानी सलूक पर हुकूमत की जानिब से बड़ी मजम्मत की गई थी। और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी साहब का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उनका कहना था कि ये अमल हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं है, जिसके बाद सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने ने एक्शन लिया और वीडियो वायरल करने वाले शख्स कामरान को ढूंढ लिया। जी जनाब, ये कामरान साहब जो हैं ये ढूंढे गए हैं और उनका कहना है जनाब कि ये तशद्दुद का वाक़या पुराना है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। कामरान का कहना है कि फौरी तौर पर वो हुकूमत के मशकूर है। तकरीबन 4-5 साल पुरानी है, लिहाजा ये जो है वीडियो जो वायरल हुई है, इस वीडियो के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान जुल्फ़ी बुखारी साहब ने मुझसे बराह रास्त कांटेक्ट किया और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से तरीके से कोऑपरेट किया और पाकिस्तान एम्बेसी जो है इन्होंने भी इनके ऊपर बहुत अच्छा कोऑपरेट किया मेरे साथ और इन्होंने एक्शन इनके ऊपर लेना स्टार्ट कर दिया है और मुझे यकीनदानी कराई है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जी, तो ये आपने जाना जनाब कि जो साहब है जिनसे ये वीडियो, जिनके ज़रिए ये वीडियो वायरल की गई, वो साहब अपने बारे में क्या कह रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहली तो बात ये सर कि जितने भी हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर रह के काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी मईशत की बैकबोन भी हैं और हमारे दिल के भी बड़े नज़दीक हैं, उनकी हिफाजत भी करनी है हमें, उनकी मुआवनत भी करनी है। तो इसके लिए हुकूमत की जानिब से, इस हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास पॉलिसी को अलग से बनाई गई है, कोई अलग से कोई इनिशिएटिव लिया गया हो कि यार एक हमने इमरजेंसी हेल्पलाइन कर दी है, आप सफारत खाने में कॉल करें एंड बैम बैम, कुछ ऐसा हुआ? जो पीएम का विज़न है, जो मेरा विज़न है वो यही है
कि जहाँ भी एक पाकिस्तानी तकलीफ़ में हो, एम्बेसीज़ या ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री उनके पास पहुँच जाए और उनकी मुसीबत हल कर दें। मेन चीज़ होती है कि आपका दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। आपके CWA जो ऑन ग्राउंड है, हमने सऊदी अरेबिया में जहाँ हमारी डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ हमने 4 से 6 CWAs कर दिए। जहाँ UAE में जहाँ 3 CWAs थे हमने 4 कर दिए, अभी प्रोसेस में हैं। कतर में 1 होता था, हमने 2 कर दिए। एक वहाँ के लेबर की फरमाइश के मुताबिक हमने एक पश्तो स्पीकिंग भी डाल दी है कि वो फिर लेबर के साथ बेहतर लिएज कर सके और एक जो लेबर की डिमांड ले सके। तो 2 हमने वहाँ भी स्प्लिट कर दिए। तो ऐसे हम ज़्यादा टेक्निक्स लेके आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी पॉलिसी है और जो हमारी मार्किंग है कि पहले CWA 3 साल के लिए जाता था, नो क्वेश्चंस आस्क, अभी हर 3 महीने बाद उनका स्कोर होता है और अगर वो स्कोर के मुताबिक नहीं आ रहे तो हम उनको वापस बुला। मैंने जो पिछला सवाल ये किया था रियाद में जो तशद्दुद का वाक़या सामने आया था पाकिस्तानियों पे, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल किया था। अब वो अब आपने देखा कि जनाब तो खुद कहा जा रहा है कि वो वीडियो जो 4 साल पुरानी है और वो वीडियो अब वायरल की गई है, लेकिन ये वाक़यात तो हो रहे हैं। तो इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए कोई इक़दाम आप लोगों की जानिब से डिज़ाइन किए गए हैं? ये वीडियो बहुत अहम थी और बहुत वायरल हुई है। ये वीडियो एक बांग्लादेशी कंपनी है सऊदी अरेबिया में, और ये अलगार या कुछ नाम है उसका, और ये 2015 की वीडियो है। अच्छा। लेकिन मैं जो हमारे CWA हैं वहाँ नदीम, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दिन रात 2 दिन मेहनत करके जिसको मारा था वो तो 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी, वो शायद पाकिस्तान भी वापस आ गया हो। लेकिन जिसने वीडियो बनाई है उसको हमने ढूंढ निकाला था और उससे मेरी कल रात परसों रात भर के बात हुई थी। और उनने बड़ा शुक्रिया अदा भी किया था कि पहली दफ़ा है कि एक हुकूमत अपने लोगों के पीछे खड़ी हुई है। ये सबसे क्रूशल बात है जुल्फी, ये सबसे क्रूशल बात है, क्योंकि अगर जो है हुकूमत को ये बाहर बैठे हुए किसी बंदे को ये पता हो यार कि मेरे पीछे सफारत खाना मौजूद है और मैं सिर्फ एक कॉल करूंगा या मैं कोई दरख्वास्त दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे कोई पीछे जो है ना वो ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी चीज़ पे कोई बिला वजह मुझे जो है ना एक्सप्लॉइट कर लेगा। अब मुझे बताएं कोई हेल्पलाइन वगैरह कोई आप हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें कि अगर आप जैसे कह रहे हैं ना कि जी हुकूमत अब पीछे खड़ी हुई है, लोगों को हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो जो बाहर बैठे वाले वो शायद इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो अगर कोई उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो बताएं कि वो कहाँ जाएं, क्या प्रोसेस है, किससे रिजू करें? हम टाइम टू टाइम बड़ा एक पुश करते हैं सोशल मीडिया पे कि हमें कैसे रीच करना चाहिए। जो लेबर जो बाहर है, अच्छी बात है कि देखें आपके पास एक ऐप है, आप डाउनलोड करें, कॉल सरजमीन, वो डायरेक्टली मेरे पास आती है, PM ऑफिस के साथ लिंक्ड है। तो अगर मैं भी स्किप कर दूं तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल खुद भी है, कॉल सरजमीन भी है, हमारे CWAs हैं एम्बेसीज़ में, एम्बेसी के बाहर, और लोकल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं PTI के, बाकी मेरा नंबर मतलब कई लेबर के पास है। क्या बात है यार, अप्रोचेबल, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन तो जनाब पाकिस्तानियों, हमारे वतन अजीज़ से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों, आपने सुन लिया होगा कि हमारे पास हमारा जो सफारत खाना है उसकी कुछ हेल्पलाइंस हैं, कुछ ऐप्स हैं और पोर्टल ख़ास तौर पे जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर का हर वक्त अवेलेबल है। आप उस पर भी अपनी कोई भी दरख्वास्त, कोई भी मसला डाल सकते हैं एंड इंशाल्लाह दैट विल बी सॉर्टेड आउट। इंशाल्लाह ये दावा है। हम देखते हैं कि जनाब ये दावा किस हद तक कामयाब है। लेकिन फ़िलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक ज़बरदस्त बैटिंग के जोर दिखाएं, वो अलग बात है कि पहले ही ओवर में इनका भी कैच जो है वो तकरीबन ड्रॉप हो गया था, लेकिन चले अगर वो कैच हो जाता तो मैच यकसर मुख्तलिफ होता है। इनके 80 रन काट के तो पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं ना, चंद हसीनों के खतूत और जली तस्वीरें, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। मैं बहुत सॉरी, मैं इस वक्त शायराना मिजाज में हो गया हूँ, बट एनीवे जनाब कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाकिस्तानी टीम आपने एक और कामयाबी अपने नाम समेटी। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं पिछले साल आए एक पेट्रोल बहरान की। हुआ क्या था, अचानक जनाब मुल्क में पेट्रोल का एक बहरान पैदा हुआ था और उस पेट्रोल बहरान के दौरान जनाब हुआ ये था कि पूरे मुल्क में एक क्राइसिस पैदा हो गया था। पेट्रोल पंप्स पे लाइन लग गई थी, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स बंद भी हो गए थे। उस हवाले से भी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल अब बात करते हैं एक ऐसी दुख्तर नेक अख्तर की
जिसके इरादे, उम्र तो बहुत छोटी सी है लेकिन इरादे उसके पहाड़ों से बुलंद हैं। और ये बात मैं मतलब ये कहते हैं ना इसमें बामुसम्मा वाली बात है, ये मैं बात सिर्फ वर्बैटिकली नहीं कर रहा, ये बात प्रैक्टिकली ऐसी है। और मामला ये है कि ये बच्ची अब पहाड़ सर कर रही है, पहाड़ सर करने की ख्वाहिश में जनाब ये जो है अपने मतलब इसके जो अभी गोल्स हैं वो इसकी जो है फुल ऑन है, और माउंटेन क्लाइंबिंग ये कर भी रही है, बड़ी इसकी सख्त ट्रेनिंग भी कर रही है। नाम है जनाब इनका खदीजा, और खदीजा जो है वो रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं, क्लाइंबिंग वॉल में वो जो है उनका एक पेस है बड़ा ज़बरदस्त, और बड़ी छोटी सी एज से उन्होंने एक अपना पैशन शुरू किया हुआ है। इस हवाले से मेरे ख्याल में हम मज़ीद क्या बात करें, हम सीधा चलते हैं जनाब हमारी इस मेहमान खदीजा के पास। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए खदीजा। पहले तो मुझे ये बताइएगा आपको ये रॉक क्लाइंबिंग का, माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक कैसे पैदा हो गया? ये रॉक क्लाइंबिंग एक्चुअली मेरे बचपन से ये शौक़ है कि मैं रॉक क्लाइंबिंग करूं, और मेरे फादर ने मुझ में देखा ये टैलेंट है। तो यहाँ पे पेशावर में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हालांकि केपीके में बहुत सारी जगह है लेकिन यहाँ पे पेशावर में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो यहाँ जब मैंने देखा, मेरे एक्चुअली आई एम टेबल टेनिस प्लेयर, तो मेरे टेबल टेनिस हॉल के सामने ही ये जो है ये रॉक क्लाइंबिंग अली सपारा के नाम से बना। अरे क्या तो बात है। मुझे बहुत ज़्यादा जुनून हुआ कि मैं ये रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट करूं। तो मैंने ट्राई किया, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया कि मैं इसे यानी एंड लेवल तक पहुंचाऊं। तो अब मेरा ये शौक़ है कि मैं इसे खदीजा मुझे बताओ, मतलब होता ये है ना कि जब आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो ख़वातीन तो ज़रा अपनी, और लड़कियां खासतौर पे आपकी एज में जो है ना वो तो ज़रा अपने हाथों के मामले में, अपनी ज़रा अपीयरेंस के मामले में थोड़ी कॉशियस हो जाती हैं, लेकिन रॉक क्लाइंबिंग में तो आपकी उंगलियां छिल जाती हैं, आपको बड़ा स्ट्रेन, बड़ा स्ट्रेस लेना पड़ता है, बड़ी इंजरी होती है जो बाज़ औक़ात परमानेंट भी रह जाती है, लाइफ लॉन्ग इंजरी चलती है। तो किसी ने कहा नहीं कि यार ये क्या कर रही हो बेटिया, घर बैठो, कोई पढ़ाई चढ़ाई करो, ये कुछ और करो? इस हवाले से वैसे खदीजा मैंने आपसे सवाल का जवाब, मामला ये है कि आपको नाज़रीन हमने लेके जाना है सिंध असेंबली, और आप खुद देखिए जनाब वहां पे इस वक्त हंगामा आराई हो रही है और किस नौयत की हो रही है। मैं इस तरह से माइक नहीं खोल सकती। बिलाल गफ्फार को हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप धमकियां स्पीकर को बैठ के देंगे तो मैं आपको बात नहीं करने दूंगी। रूल्स पे चलें आप लोग, रूल्स पे चलें। तब तक बात नहीं करने देंगे। कह रहा हूँ, सुन तो ले। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुन तो जी, मेरी बात तो सुन ले सर, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन। एक मिनट मैडम स्पीकर, ये एक सही बहस हो रही थी और बातचीत हो रही थी, और उसका जवाब या कुछ कहना चाह रहे थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उन्होंने कहा है वो अपने अल्फाज वापस भी लें, उस पर चेयर से माजरत भी करें। आप जोश जज्बात में, आपके जज्बात हैं, हमें उनकी कदर है, लेकिन ये जरूर कहें कि ये इस हाल का, इस डेकोरम, हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अरबाब चांडियो साहब, क्या हुआ, क्यों बिलाल गफ्फार साहब को और अलीम आदिल शेख को हम चीखता हुआ देख रहे थे? जी, ये चीखें तो निकलेंगी क्योंकि आज जो है यहाँ पर गुस्ताखाना खाकों के हवाले से सिंध असेंबली में मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की। उसके बाद जो है वो कासिम फकरी, जो जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है, उन्होंने यहाँ पर खिताब किया और उन्होंने यहाँ जो है पीटीआई सरकार और दीगर उन सरकारों को जिन्होंने उन पर तशद्दुद किया, फायरिंग की, या जिन्होंने धरने मुंतशिर कराया, उस पर तनकीद की। उस पर जो है स्पीकर सिंध असेंबली, जो कि इस वक्त चेयर कर रही डिप्टी स्पीकर, उन्होंने उनको कहा कि फिर मैं आपको मौका दूंगी, बाकी मैं अपनी कार्रवाई चलाऊंगी। जिस पर हलीम आदिल शेख ने कहा कि मुझे कासिम फकरी की तकरीर के जवाब में जवाब देना है, जिस पर जो है डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं आपको इजाजत नहीं देती है। उसके बाद उसका माइक बंद कर दिया गया। उसी दौरान जो है वो हलीम आदिल शेख ने कहा कि मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं जो है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ और बोल सकता हूँ। उस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप सड़क पर थोड़े ही खड़े, आप सिंध असेंबली में, और जो सिंध असेंबली का डेकोरम होगा या उसके कवायद जवाब होंगे उसको आपने फॉलो करना होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप मर्जी बोल ले। उस पर झड़प हो गई और बातचीत हुई, और फिर पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि ये ऐवान कवायद और जवाबित पे चलेगा, हलीम आदिल शेख को इस तरह बोलने की इजाजत नहीं देगी। उसी दौरान कासिम फकरी जो कि टीएलपी के थे, वो लब्बैक लब्बैक के मुसलसल नारे लगा रहे थे, और इसी दौरान जो उनकी नारेबाजी भी चल रही थी।
पीटीआई वालों का हंगामा भी चल रहा था और डिप्टी स्पीकर और इनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हो रहा था। और इस दौरान अभी हलीम आदिल शेख को बोलने का मौका दिया गया है। ये आप सारी जो सूरत हाल बता रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही कि ये सिंध असेंबली के इजलास में अचानक क्यों नारे लगने शुरू हुए और किस तरह ये मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन खैर, आपने इस सिलसिले में आगाह किया। अरबाब चांडियो, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर वापस आते हैं। हमारी गुफ्तगू जारी थी। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सुपर टैलेंटेड खदीजा मौजूद हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग का शौक़ है। सवाल उनसे मैंने ये किया था इस खबर पे जाने से पहले कि रॉक क्लाइंबिंग में आपके हाथ छिल जाते हैं, आप हथेलियों पे बाज़ वक़्त परमानेंट इंजरी आ जाती है, कलाइयों पे और ख़ास तौर पे कंधे पे तो बहुत अजीब व गरीब किस्म का स्ट्रेन और स्ट्रेस आता है। लेकिन उसके बावजूद ये जवान जो हैं ये मुसलसल जो है वो इस बात पे कायम है कि इन्होंने रॉक क्लाइंबिंग का पैशन परस्यू करना है। तो जी क्यों करना है आपने जी पैशन परस्यू? कोई किसी ने समझाया नहीं आपको? दरअसल बात यह है कि मुझे इसका यानी क्रेज़ है कि मैं क्लाइंबिंग करूं और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि यानी पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद है। हमारे सामने एक बहुत अच्छी मिसाल मोहम्मद अली सप्पारा, आप देख सकते हैं कि वो किस हद तक उन्होंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए K2 के पहाड़ को सर करने के लिए अपनी जान लगाई। तो मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान का हर एक बच्चा इस चीज़ को, इस टैलेंट ये देखकर इंस्पायर हो के हाँ हम कर सकते हैं, इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ और मैं बाकी शो करना चाहती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। इंटरेस्टिंग। तो अब मुझे बताइएगा कि अपनी डाइट रूटीन आपने चेंज किया है, क्योंकि जाहिर है जब आप इतनी हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो फिर आपको ज़रा कार्ब्स पे हाथ हल्का रखना होता है, प्रोटीन इंटेक ज़रा ज़्यादा रखनी होती है, फिर उसके साथ वर्कआउट भी होता है। तो ये कोई पैशन चल रहा है साथ में? खाली खुली पैशन तो नहीं होता ना, मतलब साथ में कुछ आपने कोई प्रैक्टिकल काम भी करना हो? डेफिनेटली इतनी हार्ड एक्सरसाइजेज होती हैं तो मेरे फादर जो हैं इस मामले में मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे फादर स्टार्टिंग से यानी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी डेली फूड जो डाइट है प्लान वो मेरे फादर के हाथ में होता है। वो मिल्क इसके अलावा जितनी भी यानी मीट और हेल्दी प्रोटीन्स हैं वो मुझे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये लो, क्योंकि तुम इतनी स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज, इतनी स्ट्रिक्ट हार्ड वर्क एक्सरसाइज कर रही हो तो तुम्हें ये लेने की इंटेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Incredible. तो ये मिल्क और डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्दी प्रोटीन्स और ये फूड्स मेरे फादर मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपने, आपके अब्बा ने जो है वो जिम्मेदारी उठाई हुई, दैट्स इनक्रेडिबल। अब मुझे तो हैट्स ऑफ टू द अब्बा एज वेल जनाब, सलाम है आपको, अपनी बच्चियों को आप पर परसू करते हैं। एक मैं जाते जाते क्विक क्वेश्चन करना चाहूँगा, मुस्तकबिल में कहाँ देख रही हैं खुद को, क्या एक्सपेक्टेशन सोचे में? मेरे एक्सपेक्टेशंस ये है कि मैं अब KPK में एक ऐसी यानी वाहिद एक ऐसी लड़की हूँ जो कि सामने आई हूँ। मैं बाकी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं एक रोल मॉडल हूँ। अगर कोई कहता है यानी डिफरेंट लड़कियों के, वो तो निकल भी नहीं सकती। पेशावर में डिफरेंट लड़कियाँ घरों से बाहर इतनी बोल्ड नहीं है, तो मैं उनके बोल्डनेस के लिए ही ये काम कर रही हूँ कि वो देखें, मुझे देखें, इंस्पायर एज अ रोल मॉडल मुझे लें कि देखें मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी ये कर सकती हैं। क्या बात है, आप आए और ये ट्राई करें। आप कर सकती हैं जी, तो कोई भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खदीजा मुबीन हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी अपने पैशन के हवाले से, और उनका पैशन है रॉक क्लाइंबिंग का। कहती है मैं रोल मॉडल हूँ, मुझे देखें और सीखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। शाम रमज़ान हमारे साथ जारी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। बस अब से कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त शुरू होने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आप देख सकते हैं कि किचन में पकोड़े तले जा रहे हैं और दही बड़े तैयार हो रहे हैं, दही भल्ले तैयार हो रहे हैं, चना चाट तैयार हो रही है और दीगर कई मसनूआत तैयार हो रही हैं। ये मसनूआत हैं या कुकिंग है या जो भी चीज़ें हैं खाना पकाने की वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा है। लेकिन हम भी इसमें इस कार खैर में शामिल होना चाहते हैं। एक क्रीमी फ्रूट चाट आपको, क्रीमी फ्रूट डिलाइट आपको दिखाना चाहते हैं जनाब, बल्कि क्रीमी डिलाइट आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें क्रीम की आमेज़ भी है और डिलाइट का मतलब खुशी है, तो क्रीमी भी है, डिलाइट भी है, खुद देखें। आज की हमारी रेसिपी है क्रीमी फ्रूट डिलाइट। क्रीम 2 कप, चीनी 1 कप, वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। अच्छे से मिक्स कर लें
अमरूद सेब 1 कप, पपीता 1 कप, आड़ू 1 कप, खरबूजा 1 कप, बनाना 1 कप, स्ट्रॉबेरी 1 कप। अब इन सबको मिक्स कर लें। गार्निश के लिए रूह अफ़ज़ा डालें। लीजिए हो गई तैयार आपकी क्रीमी फ्रूट डिलाइट। जी, तो ये आपने नोश फरमाया, गौर फरमाया, ट्राई करें और अगर आपका दिल चाहे तो मेरी तरफ भी भेज दें। आई डोंट माइंड दैट एट ऑल। अब जनाब ये तो वो चीज़ है जो प्याली में खाई जाती है। अब उस चीज़ का जिक्र करते हैं जो प्याले में या देगचे में खाई जाती है। ख़वातीन हज़रात, हम रुख कर रहे हैं गुजरांवाला का। गुजरांवाला में जनाब वैसे तो सहरी में तो पावे चलते ही हैं, इफ्तार में ही पावे चलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पावे। यस, पावे मीन्स पाए, पाया मीन्स पांचा, और ये बहुत सारे लोग खाते हैं। तो हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद इस हवाले से कुछ मजीद बता रहे हैं। ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के सिरी पाए जो है पूरे मुल्क में मशहूर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरी पाए की शॉप पर। यहाँ पर जो लोगों का काफ़ी रश है। अफ्तार से पहले जो लोग हैं यहाँ पर सिरी पाए खरीदने के लिए जोगदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गुजरांवाला के पहलवान हैं, ये भी सिरी पाए खरीदने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम इसे पूछते हैं कि ये अफ्तारी किस तरह करेंगे। हम रमज़ान से पहले भी इधर नाश्ता करने पाँव का आते हैं, और फिर आज का रमज़ान है तो रमज़ान में हमारी जो है वीकनेस होती है हमें, तो ये जो इनके पाए हैं वो और नलिए खाने के लिए हम इधर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। रोज़ा से खोलेंगे क्योंकि इनके जो पाए होते हैं या जो गोश्त होता है वो हमारी पुरानी तर्ज का बना होता है। पहलवान क्योंकि उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो जो सा सहरी भी भरपूर करते हैं और अफ्तारी भी भरपूर करते हैं। हम सहरी टाइम पे ये गनी सिरी पाए से आके सिरी पाए लेके जाते हैं और सहरी करते हैं, और इफ्तारी टाइम भी जो से इनके सिरी पाए खाते हैं और अपनी एनर्जी को इस्टेब्लिश रखते हैं। जी, जिस तरह आपने सुना कि पहलवानों का कहना है कि वो अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए अफ्तारी में जो है वो सिरी पाए पसंद करते हैं। जो पहलवान हैं इन्होंने SOPs का ख्याल रखते हुए सिरी पाए पैक करवाए हैं और घर जाकर इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। जी, सिरी पाए पैक करवाएं, घर जाके खाएंगे। तो जनाब ये तो हमने कुछ खाने पीने की बातें कर ली, लेकिन आज का दिन जनाब किस तारीख का दिन? आज के दिन अगर हम हकीमुल उम्मत, तर्जुमान हकीकत, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश ना करें तो बड़ी ज़्यादती होगी जनाब। सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। एक अजीम फ़लसफ़ी, एक अजीम शायर, और उनकी बुनियादी तौर पे जो शायरी की ज़ुबान थी वो फ़ारसी थी। और अपने इंतकाल से कुछ अरसा कबल, मतलब अपनी जब फ़ारसी की दीवान उनके 3-4 मशहूर हो चुके थे, तो उसके बाद उनको ख्याल है, उनसे दरख्वास्त की गई कि आप उर्दू में भी कुछ लिखें। तो उसके बाद उन्होंने उर्दू शायरी की तरफ रुख किया जनाब, और अब सियासी मैदान में मुख्तलिफ नज़रियात दिए। और उनका सबसे बड़ा कारनामा, उन्होंने जो किताब अपने खुतबात की मुरतब की, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट, वो आज भी बहुत लोगों के लिए मशअल राह है। बहुत सारे लोग उस किताब से आज भी रहनुमाई हासिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, मामला ये है कि अब आपसे इजाज़त चाहने का मरहला आ गया। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल शाम रमज़ान में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इफ्तार में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,